नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी से संबंधित सामग्री का अध्ययन किया था और हम लोग इस अध्ययन को इस वीडियो में भी जारी रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के अलग से समांतर श्रेणी का ही अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ लिस्ट का अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं सभी तरह के अलग अलग तरह के लिस्ट में जो कि हम लोगों ने वहां पर देखा था, उसमें एक तरह का प्रतिरूप छुपा हुआ था या कह सकते हैं कि पैटर्न छुपा हुआ था, जिसको हम लोगों ने देखा। जैसे कि कुछ सीरीज ऐसे थे, लिस्ट ऐसे थे जिसमें आप अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या में एक निश्चित अमाउंट को जोड़ देते थे, तो उससे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती थी। उसी तरह से कुछ लिस्ट ऐसे थे जिसमें अगर आगे वाली संख्या प्राप्त करनी हो तो पिछले वाली संख्या को किसी निश्चित संख्या से गुना करना होता था। और इसी तरह के और भी एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे। और यहाँ पर हम लोगों ने एक अलग तरह का एग्जाम्पल ले रखा है जो खास तौर से समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं सारे एग्जाम्पल को अलग अलग तरह से स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें ये इस तरह से लिखा 1 2 3 4 और आगे ये डॉट 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 का जो चिन्ह है वो यह सूचित करता है कि यह जो लिस्ट है या सीरीज है वह आगे बढ़ती चली जा रही है। मतलब यहाँ 4 पर आकर के रुक नहीं गई है। आप चाहें तो और भी पद लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 के बाद 2 आया तो 1 से 2 जाने में हम लोगों ने क्या किया, 1 जोड़ दिया। उसी तरह से अगर 2 से 3 पर जाएं तो 1 जोड़ देते हैं और 3 से 4 पर जाने पर 1 जुट जा रहा है। तो अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे तो वो 5 हो जाएगी। और इसी तरह से और भी पदों को लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग दूसरे वाले उदाहरण पर विचार करें तो वो इस तरह से है। 100 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद 40, 40 के बाद 10 और इसी तरह से डॉट डॉट। तो 100 से जब 70 हुआ तो हम लोगों ने क्या किया कि 100 से 70 जाने के लिए हम लोगों को 30 घटाना होगा। फिर 70 से 40 जाने पर क्या हो रहा है, 30 घट रहा है। और 40 से 10 जाने पर भी 30 घट रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ये यहाँ पर इसके 10 के तुरंत बाद आने वाली संख्या क्या होगी, तो हम लोग ये एक प्रतिरूप को देख करके, पैटर्न को देख करके निश्चित ही बता सकते हैं कि आगे आने वाली संख्या 10 से कुल मिलाकर कितनी कम होगी, 30 कम होगी। तो अगर आप 10 में से 30 को घटा देंगे तो ये नंबर कितना आएगा, -20। यानी कि यहाँ पर आने वाली संख्या जो होगी वो -20 होगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर तीसरे में भी देख सकते हैं कि -3 से -2 हम लोग कब जाएंगे, जब उस -3 में 1 जोड़ देंगे। उसी तरह से -2 में 1 जोड़ देंगे तो -1 पर पहुंचेंगे। और -1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 0 पर पहुंचेंगे। और इसी तरह से अगर कोई आदमी इस तरह का प्रश्न उठता है जिसमें इसके आगे आने वाली संख्या क्या है, तो आप खुद ही सोचिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और सोचिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि चूंकि हम लोग आगे हर एक अगला पद अपने पिछले वाले पद से 1 ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि 0 से 1 जोड़ देंगे तो आगे यहाँ पर जो होने वाली संख्या होगी वो 1 होगी। और इसी तरह और भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब हम चौथे एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। इसमें क्या है कि आप देखिए इस सीरीज के या कह सकते हैं कि इस लिस्ट के सभी पद जो हैं वह 3 ही हैं। जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 3, तीसरा पद 3, इसी तरह से सभी पद 3 हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर ये प्रश्न उठता है कि आगे आने वाला पद क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 3 ही होगा। यानी कि यहाँ पर 3 होगा, फिर 3 होगा और इसी तरह से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से चौथे उदाहरण पर अगर आप विचार करें तो इसमें आप पाएंगे कि
हर एक अगला पद जो है उसमें कितने घट रहे हैं। अगर आप यहाँ पर से देखें तो -1.5 और -1.5 और यहाँ पर है -1, यानी कि अगर आप देखें तो -0.5 हर बार जुट रहा है। उसी तरह से -1.5 से -2 पर जाएंगे, -2 पर जाएंगे तो क्या होगा, -0.5 जुट जाएगा। तो यानी क्या हो रहा है, -0.5 जुट रहा है। उसी तरह से -0.5 जुट रहा है। यहाँ पर भी आप -0.5 जोड़ करके पहुंच सकते हैं। तो अगला अगर हम लोगों को पद यहाँ पर मालूम करना हो तो क्या होगा, तो 2.5 में -0.5 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हमें अगला पद चाहिए तो उसमें कुछ ना कुछ संख्या को हम लोग जोड़ते हैं जिससे कि अगला पद मिल जाता है। जैसे कि पहले में एक जोड़ रहे थे, दूसरे में हम लोग देख रहे थे कि 30 घट रहा है, ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, -30 को जोड़ रहे हैं। 30 घटने का मतलब होता है -30 को आप जोड़ रहे हैं। दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं। या फिर तीसरे बार आप देख सकते हैं, तीसरे बार में हम लोगों ने देखा था कि अगले पद पर जाने के लिए क्या होता है कि हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। -3 से अगर -2 पर जाना हो तो हम लोग को एक जोड़नी होगी। उसी तरह से ये एक तरह का पैटर्न बना रहा था। चौथे एग्जाम्पल में अगर जोड़ने वाली बात को सोचें, ध्यान में रखें, तो हम लोग देखते हैं कि पहले पद से दूसरे पद पर जाने के लिए हम लोग को कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें 0 जुड़ रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 0 घट भी रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, एक ही तरह का नंबर रहता है वो। फिर उसी तरह से फिर 3 से 3 पर जाने के लिए आपको बस क्या करना होगा, 0 ही ऐड करनी होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल में 1 से लेकर के 5 तक में आप क्या कर रहे हैं, एक पद से दूसरे पद जाने के लिए, यानी कि दोनों क्रमागत पद होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं क्रमागत पद का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये दूसरा पद है तो दूसरा पद से तीसरा पद जो है वो क्रमागत पद है। तो क्रमागत पद पर जाने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित राशि को हम लोगों को ऐड करना होता है। तो इस तरह से जो एक लिस्ट का निर्माण होता है या सीरीज का निर्माण होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर बदल कर लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहचान यही है कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप और आसानी से इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि 3, 5, 7, 9 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रतिरूप छुपा हुआ ये है कि अगला जो पद है वो क्या है, 2 ज्यादा है पहले वाले पद से। उसी तरह से 5 से अगर 7 पर जाएंगे तो 2 ज्यादा, और इसी तरह से ये सीरीज चलता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले वाले पद में कुछ ना कुछ एक निश्चित राशि को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और ऐसे इस तरह से जो श्रेणी का निर्माण होता है उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी में ये एक विशेष गुण होता है कि एक निश्चित संख्या को हम लोग ऐड करके चाहे तो पूरी सीरीज लिख सकते हैं या पूरा लिस्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो 9 के बाद इजिली गेस कर सकते हैं। तो 9 के बाद जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 11, फिर 13, और इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब आमतौर पर हम लोग जब सामान्य तौर पर हम लोग समांतर श्रेणी का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इस तरह से नंबर्स को नहीं लेकर के एक सिंबल यानी कि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि आसान होता है किसी भी चीज को समझने के लिए या अध्ययन करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद हम लोग लिखते हैं इस तरह से A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, और यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि A और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है तो ये 1 सूचित करता है कि ये प्रथम पद है, और 2 सूचित करता है कि ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। और इसी तरह से मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे पद होंगे, मान लेते हैं कुल मिलाकर के n पद हैं, और उस पद का नाम, nवां पद का नाम क्या हो जाएगा, AN।
ठीक है। तो इस तरह से ये एक समांतर श्रेणी में कहे जाएंगे, और समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं, जिसका मतलब ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब देखिए, अगर ये बात लिखी हुई है कि A1 A2 A3 और से लेकर के AN अगर ये समांतर श्रेणी में है, तो ये बात तो निश्चित ही हो जाती है कि अगर हम लोग A1 से लेकर के A2 की तरफ जाएं, मतलब A1 से अगर A2 पर जाएं, तो निश्चित तौर पर A1 में कुछ ना कुछ ऐड किया गया होगा, यानी कि A1 प्लस कोई राशि, मान लेते हैं वो राशि है D। अगर आप A1 और प्लस वो राशि D को जोड़ देते हैं, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? A2 पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 की जगह पर अगर हम लोग अगर 3 को A1 माने और 5 को A2 माने, तो इसमें D का काम क्या करेगा? ये हो जाएगा D, यानी कि D जो है वो +2, यानी कि A1 जो कि 3 है, 3 में +2 को ऐड कीजिए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? A2 पर। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि A2 बराबर A1 प्लस D। उसी तरह से अगर आपको A3 मालूम करना है, A3 यानी कि ये संख्या, तो A3 कहाँ से मालूम की जा सकती है? बहुत इजीली मालूम की जा सकती है A2 की मदद से। तो A2 में उसी निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो A3 पर पहुंच जाएंगे। तो A3 में A3 निकालने के लिए A2 में कौन सी निश्चित संख्या जोड़ेंगे? वो D ही वो निश्चित संख्या है जो कि अपने पिछले वाले संख्या में जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि A3 बराबर A2 प्लस 2D। अब एक तरीका है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम पद जिसको हम लोगों ने A1 लिया था, अगर इसको हम लोग A से सूचित करें, तो यह सीरीज जो है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है समांतर श्रेणी, वो और भी आसान हो जाएगी। जैसे प्रथम पद हम लोगों ने मान लिया A, अब द्वितीय पद क्या होगा कि ये A में कुछ जोड़ना होगा, और क्या जोड़ना होगा? एक निश्चित राशि D, तो ये हो गया A प्लस D। उसी तरह से अगर तीसरा पद प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? पिछला पद क्या है? A प्लस D, तो A प्लस D, और उसमें फिर से एक निश्चित राशि जोड़नी होगी, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। उस या फिर हाँ, ये जो A प्लस D, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरह से हम लोग A प्लस, और ये जो पिछला वाला पद कितना था? A प्लस 2D, और चूंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं? चौथा पद लिख रहे हैं, तो एक बार और D जोड़ना पड़ेगा, तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, और इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक सीरीज, एक समांतर श्रेणी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से। तो यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बोला जाता है। व्यापक रूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई संख्या का प्रयोग नहीं किया है। जैसे A की जगह पर कोई संख्या प्रयोग नहीं किया और D की जगह पर भी कोई संख्या प्रयोग नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने A और D को ऐसे ही रहने दिया है। जैसे आप चाहें तो इसको एक समांतर श्रेणी का निर्माण खुद भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि A बराबर है 3 और D बराबर जो है वह है 2। तो अगर आप A बराबर 3 और D बराबर 2 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। तो अगर आप A बराबर 3 और D बराबर 2 इस यहाँ पर रखेंगे इस संबंध में, असल में यह समीकरण नहीं, एक तरह का लिस्ट है। तो अगर आप इस लिस्ट में इस A बराबर 3 और D बराबर 2 रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? पहला संख्या तो A ही है, तो वो 3 ही रह जाएगा, और दूसरा क्या दिखेगा? A प्लस D के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 प्लस 2, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 गुना 2। उसी तरह से ये जो है इस तरह से उतरेगा, 3 प्लस 3 गुना 2, और इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी जगह पर आया है, ये इसकी जगह पर आया है। तो ये इस तरह दिखेगा, 3 प्लस 2 5,
दो, 2 × 2 4 और +3 7, और 3 × 2 6 और +3 9, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर व्यापक रूप से जो लिखी गई है ये संबंध, ठीक है, ये जो व्यापक रूप से लिखी गई है उसकी मदद से हम लोग चाहें तो किसी भी तरह के समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका क्या है, और अगर आपको कौन सी राशि की आवश्यकता होगी जिससे कि आप समांतर श्रेणी को बना सकें। तो क्या सिर्फ ए काफी है? अगर मान लीजिए कि ए, जिसको हम लोग प्रथम पद भी कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद इसलिए क्योंकि ये सबसे पहला है, और दूसरे पद को द्वितीय पद, तीसरे को तृतीय पद, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रथम पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि एक और हम लोग असल में देख चुके हैं कि एक समांतर श्रेणी का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। और दूसरा है इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण राशि है वो है डी। डी जो है उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप किसी भी दो क्रमागत संख्या को लीजिए, और आगे वाले संख्या को पिछले वाले संख्या से अगर आप घटाएंगे तो आपको हर हमेशा एक निश्चित अंतर मिलेगा, इसलिए इसको सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये समांतर श्रेणी में जो लिखा गया है, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें हम लोग डी किसको मानेंगे? तो डी, जैसे कि दूसरे पद से अगर प्रथम पद को घटा देते हैं तो उसे हम लोग डी मान सकते हैं। तो इसलिए डी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, यानी कि 5 में से 2 को घटाए। या हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि 7 में से 5 को घटाएं तो उसको भी हम लोग डी ही बोलते हैं। या फिर 9 में से 7 को घटाएं तो वो भी असल में डी ही है। और देख रहे होंगे आप कि ये जो डी है हर बार क्या आ रहा है, 2। तो एक समांतर श्रेणी के लिए डी जो होता है वह निश्चित होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, वो नहीं बदलता है। आप चाहे समांतर श्रेणी के किसी भी पद पर हो या कहीं भी हो समांतर श्रेणी में, तो डी नहीं बदलता है, सबके लिए समान रहता है। और ए जो है वो प्रथम पद है। तो ये तो हम लोगों ने एक अलग से उदाहरण लिया था, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा। लेकिन डी जो है, आप अगर समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें डी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आसान हो जाएगा समझना। तो डी जो है, अगर ये जो व्यापक यहाँ जो व्यापक रूप दिखाया गया है समांतर श्रेणी का, उसमें जो डी है वो क्या है, अगर आप गौर से देखें तो दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटा दें, यानी कि दूसरा पद जो था वो था a + d, और उसमें से अगर a को घटा दें तो क्या हो जाएगा, जस्ट d। तो इससे क्या पता चलता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देने पर हम लोग को सार्व अंतर मिल जाता है। अगर इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का व्यापक रूप ही है। तो इसमें क्या हो गया, अगर d को हम लोग को निकालना हो, d जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं a2 - a1, या d ये भी हो सकता है a3 - a2, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं a4 - a3। यहाँ पर बस महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो दो संख्याओं को घटाते हैं वो क्रमागत होनी चाहिए, यानी 2 में से 1 को घटाना चाहिए, a2 - a1, या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को a3 - a2, या चौथे पद में से तृतीय पद को। तो इस तरह से हम लोग देख लग सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं को घटाने पर हम लोगों को एक समांतर श्रेणी का सार्व अंतर आसानी से ज्ञात हो जाता है। तो अगर हम लोगों को हम लोगों को ये जानना जरूरी हो कि कैसे हम लोग समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें ए पता हो और डी पता हो तो हम लोग बिल्कुल ही समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। सिर्फ ए की जानकारी काफी नहीं है, या फिर सिर्फ अगर डी ही मालूम हो तो आप समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं मालूम कर सकते। ए और डी, ए और
डी ये दोनों ही आवश्यक हैं, ए और डी दोनों ही आवश्यक हैं आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी तरह का लिस्ट दिया हुआ हो, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है? और अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके प्रथम पद क्या है और उसका सार्व अंतर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उस पर देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक उदाहरण है जिसमें प्रथम पद है 5, द्वितीय पद 9, तृतीय पद 13 और चौथा पद जो है 17 और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में अगर किसी भी सीरीज को चेक करना हो तो बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे और देखते हैं कि क्या आता है, और उसी को हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं। तो सार्व अंतर जो है उसको डी से लिखते हैं और उसको द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो द्वितीय में से प्रथम पद को घटाएंगे तो कितना आया, 4। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। असल में हम लोगों ने यहाँ पर किया था, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया था, a2 माइनस a1, और a2 के जगह पर कितना था, 5, और a1 के जगह पर, सॉरी, a2 के जगह पर 9 और a1 के जगह पर 5। उसी तरह से d को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि a3 और माइनस a2। अब a3 क्या है, तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है, 13, और a2 क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना हो गया, 9। ये भी आ गया कितना, 4। उसी तरह से इसको डी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a4 माइनस a3, मतलब चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद कितना हो गया, 17, और तीसरा पद कितना हो गया, 13। तो इस तरह से इस दोनों का भी डिफरेंस 4 ही है। तो आप देख सकते हैं कि डी हर बार कितना आ रहा है, 4, 4 और 4, यानी कि हर एक बार अगर सार्व अंतर समान आए तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि यह दिया गया जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी ही है। और अगला संख्या हम लोग तुरंत ही पता कर सकते हैं क्या होगा। अगला संख्या क्या होगा, पिछले संख्या में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो 17, और सार्वंतर कितना है, 4, तो 17 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी दिया हुआ हो तो ये मालूम करना भी बहुत आसान है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो इसके प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद प्राप्त करना तो बहुत आसान है, जो सबसे पहले लिखा होता है वो प्रथम पद है। तो ये हो गया ए के जगह पर कितना हो गया, 5। और सार्व अंतर मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर लेते हैं, यानी कि घटा देते हैं। जैसे कि a2 से a1 को घटा दिए, a3 से a2 को घटा दिए, a4 से a3 को घटाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सार्व अंतर मालूम हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखेंगे और वो प्रश्नों को हल करेंगे, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उनका प्रथम पद क्या है, उनका सार्व अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 5.1 में यह प्रथम प्रश्न है जिसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर एपी है तो वह क्यों है। तो पहला प्रश्न यह है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला किलोमीटर अगर कोई यात्री यात्रा करता है तो उसे कितने रुपये खर्च करने होंगे, 15 रुपये। और अगला किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर खत्म होने के बाद अगर वो 2 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना खर्च करना होगा, 15। और चूंकि 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला है तो वो कितना, अगला एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त जो चला है 1 किलोमीटर, उसका जो खर्च होगा वो कितना होगा, 8 रुपये। तो 8, तो 15, 8 कितना हो गया, 23 रुपया।
उसी तरह से अगर वो 3 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 2 किलोमीटर की यात्रा का कितना था, 23 रुपया, लेकिन 8 रुपये फिर से उसको एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, अतिरिक्त खर्च करना होगा 1 किलोमीटर के लिए, तो क्या हो जाएगा +8। तो 23 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 31 रुपये। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब मतलब कि ये जो किराया है तो पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 23 रुपया, और इसी तरह से ये किराया बढ़ता रहेगा। आप ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो ये किराया क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ये 1 किलोमीटर के लिए था, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूछा गया है कि ये क्या समांतर श्रेणी बना रहे हैं, यानी कि ये जो एक श्रेणी का निर्माण जो हो रहा है, एक लिस्ट का जो निर्माण हो रहा है, क्या यह सचमुच समांतर श्रेणी में है। तो उत्तर होगा इसका हाँ, और उसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये क्यों है। अब आप गौर कीजिए कि हम लोग अगर दो क्रमागत संख्याओं का अंतर लें, यानी कि A2 और A1 का डिफरेंस लें, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, तो सार्व अंतर को D से लिखते हैं, और ये क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है, 23, और प्रथम पद कितना है, 15। तो 23 में से 15 को घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 8। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना हो गया, 31, और माइनस A2 कितना है, 23, और उसको भी घटाने पर कितना है, 8। तो आप देखते हैं कि सार्व अंतर बार बार कितना आ रहा है, 8। इसका मतलब ये हुआ कि यह दिया गया जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद 15 और सार्व अंतर 8 है। चलिए अब हम लोग अगले इसी में एक अगला प्रश्न है, जिसमें ये बोला गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेलन में जो हवा रह जाती है उसका कितना भाग निकाल देता है, 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में बेलन का जो बेलन के अंदर उपस्थित हवा जो है वह क्या है, भी है। शुरुआत में हम लोग ये मान लेते हैं। तो जब पहली बार ये जो वायु निकालने वाले पंप का जो इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या करेगा कि इस भी वाले जो उपस्थित हवा की मात्रा जो भी है, इसमें से कितना निकाल देगा, 1/4 भाग को निकाल देगा। तो मान लेते हैं कि प्रथम बार जो ये पंप का इस्तेमाल होता है, उसके बाद शेष हवा की मात्रा कितनी रहती है, तो शेष हवा की मात्रा, और किसके लिए, प्रथम बार पंप लगाने पर, तो क्या हो जाएगा, पहले था भी, लेकिन उसमें से कितना घटा रहे हैं, भी का 1/4 भाग। देखिए ये भी जो है यह है जो कि हम लोग जिससे शुरुआत किए थे, और उसमें से वो जो ये जो वायु निकालने वाला जो पंप है वो इतना निकाल देता है, यानी कि भी का 1/4, भी गुना 1/4। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 भी माइनस भी, तो ये हो जाएगा 3 भी/4। तो ये प्रथम बार जब पंप लगाए थे तो हमारे पास जो बची हुई वायु की राशि रह गई थी किसी बेलन के अंतर्गत, वो बेलन के अंदर, तो वो क्या हो गई, 3V/4। अब आप फिर से इस कैलकुलेशन को दोहरा सकते हैं दूसरी बार पंप लगाने पर। तो मान लेते हैं कि जब दूसरी बार पंप लगा, तो दूसरी बार जो पंप लगेगा तो उसमें क्या होगा, अभी जो राशि बची हुई है, अभी कितनी राशि बची हुई है, 3V/4, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो 3V/4। अब ये जो 3V/4 है, इसका 1/4 ये क्या करेगा, पंप फिर से निकाल देगा, 3V/4 और उसका 1/4 भाग, ये 1/4 भाग। तो जब आप इसको करेंगे तो 3V/4 जो है वो तो कॉमन हो जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये फिर से बचेगा 3/4। तो ये हो जाएगा 3V/4 इंटू गुना
3/4, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 का, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, 3/4 का स्क्वायर गुना भी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक फिर से लिस्ट बन गया है, सीरीज बन गया है। पहले जब शुरू किए थे तो हमारे पास वायु की मात्रा थी बेलन में भी। जब पहली बार पंप का उपयोग किए थे तो उसके बाद जो बची हुई राशि रह गई थी वायु की बेलन के अंदर, तो वो थी 3v/4। और जब दूसरी बार यूज किए तब कितना बचा, इतना 3/4 का स्क्वायर गुना भी। और इसी तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि तीसरी बार जब पंप का यूज करेंगे या चौथी बार पंप का यूज करेंगे तो कितना वायु की राशि बची रह जाएगी। वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पैटर्न तो इजीली मालूम चल गया होगा। जैसे 3/4 का यहाँ क्या है पावर में 1, दूसरी बार यहाँ में पावर क्या है 2, तो इस तरह से। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या यह जो एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है, क्या यह समांतर श्रेणी है, या जो लिस्ट है वह किसी और दूसरे श्रेणी में हो सकता है लेकिन समांतर श्रेणी में नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सार्व अंतर सबसे पहले निकालेंगे। तो सार्व अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि दो क्रमागत पद का अंतर। तो द्वितीय पद क्या है 3v/4, और प्रथम पद क्या है v। तो अगर आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3v माइनस 4v, तो हो जाएगा -v/4। और जब आप दूसरी बार फिर से निकालेंगे सार्व अंतर, इस बार हम लोग लेंगे A3 और माइनस A2 को, यानी कि तृतीय पद और द्वितीय पद का जो अंतर है उसको, तो वो भी सेम आना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या सेम वो आता है या नहीं। तो 3/4 भी। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसको आप हल कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है किसके, -v/4 के, जो कि हम लोगों ने निकाला था प्रथम बार सार्व अंतर। तो आप देखते हैं कि जब द्वितीय पद और प्रथम पद को लेकर के डी निकालते हैं, और जब तृतीय पद और द्वितीय पद को लेकर के डी निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर, तो ये दोनों ही सार्व अंतर आपस में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक समांतर श्रेणी में होने के लिए इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए था। तो चूंकि नहीं बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया श्रेणी है यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब जो आगे प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद ही हल करें। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रथम मीटर की खुदाई की जाती है तो उसका लागत जो है 150 रुपया। मान लीजिए कुआं खोदा जाता है और 1 मीटर जब खोदा जाता है तो उसका जो लागत आता है वो 150 रुपया है। लेकिन उसके बाद जो एक एक मीटर की खुदाई होगी, 1 मीटर के बाद, यानी कि 1 मीटर के बाद जो प्रत्येक मीटर की खुदाई होगी, उसका लागत क्या होगा 50 रुपये बढ़ जाती है प्रत्येक मीटर के हिसाब से। तो आपको पता करनी है कि इस तरह से जो एक श्रेणी का निर्माण होता है वह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद ही हल करें, एक श्रेणी बना करके, कि देखें कि ये जो श्रेणी आ रही है, ये जो लिस्ट का निर्माण हो रहा है, वो सचमुच समांतर श्रेणी है कि नहीं। चेक करने के लिए आप इजीली चेक कर सकते हैं। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आप देखिए कि उसके सार्व अंतर जो है वह समान है कि नहीं। अगर सार्व अंतर समान है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। अगर नहीं है तो वह फिर समांतर श्रेणी नहीं होगा। फिर उसी तरह से ये प्रश्न भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग इसका खुद ही हल निकालेंगे, और इस तरह से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले का भी रिवाइज हो जाएगा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकालते हैं और मिश्र धन कैसे निकलता है। ये आप लोग 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 10,000 जो है वह असल में इन लोगों का ये प्राथमिक प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, और 8% जो है वो वार्षिक ब्याज की दर है। तो हम लोगों को मालूम करना है कि जो मिश्रधन होगा, प्रत्येक साल आप मिश्रधन को कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि प्रथम वर्ष के बाद जो मिश्रधन आता है, ठीक है, मान लीजिए प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन ये आता है, दूसरे वर्ष के बाद मिश्रधन जो आता है, और तीसरे वर्ष के बाद मिश्रधन। इसी तरह से आप 3-4 साल का एक मिश्रधन निकाल लीजिए
कि अंत में रिटर्न कितना होगा। और फिर आप देखिए कि इनसे जो बना हुआ समांतर श्रेणी है वह इनसे जो बना हुआ लिस्ट जो है वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। और उसके चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सामान्य तरीका ही अपनाएंगे, डी का फॉर्मूला, जो कि क्या डी जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, उसको क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। तो ये सभी डी के बराबर होंगे। अगर ये सारे नंबर एक ही जैसे आते हैं, मतलब एक ही तरह का आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा आप कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 4 पद हम लोगों को लिखना है, जबकि प्रथम पद क्या है, ए, और सार्व अंतर है डी। तो यहाँ पर प्रथम पद 10 दिया हुआ है और सार्व अंतर भी 10 दिया हुआ है। तो हम लोग एक प्रश्न का हल कर लेते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10, डी बराबर भी दिया हुआ है 10, और हम लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि हम लोग समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं, उसके 4 पद लिखें आगे। तो प्रथम पद तो 10 है, तो हम लोग जो 4 पद ऐसे भी सोच सकते थे कि पहला पद होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2D, और चौथा क्या होता है ए प्लस 3D। यह असल में व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। और इस व्यापक रूप में हम लोग ए के जगह पर 10 और डी के जगह पर भी अगर 10 रख दें तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि यह कितना आएगा। तो चलिए हम लोग ए के जगह 10 रखते हैं, और फिर ए के जगह पर 10 प्लस डी के जगह पर भी हम लोग को कितना 10 ही रखना होगा। तो 10 प्लस 2 गुने 10 और 10 प्लस 3 गुना 10। और जब इसको आप हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो 10 और 10 प्लस 10 20, 2 गुने 10 20, 10 30, और 3 गुने 10 30, 10 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों को समांतर श्रेणी दिया गया था उसके 4 पद क्या हैं, 10, 20, 30 और 40। ये एक हो गया। मैं एक और प्रश्न का हल कर देता हूं इस केस के लिए, और आगे आप लोग जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसका आप खुद ही हल कर सकते हैं। तो मैंने पहला कर दिया, और एक और कर देता हूं 5वां नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बराबर -1.25 और डी बराबर क्या दिया हुआ है, -0.525। तो इसको भी फिर उसी तरह से लिख सकते हैं। व्यापक जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक तरीका है लिखने का, उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब फिर से आप ए के जगह पर -1.25 लिख सकते हैं, जहां जहां ए है वहां पर -1.25 रखिए, और डी जो है उसके जगह पर -0.25 रखिए। तो हम लोग यहाँ पर एक और देख लेते हैं रख करके। तो ए के जगह पर -1.25 और डी के जगह पर -0.25, फिर -1.25 और फिर +2 इंटू -0.25, और उसी तरह से -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। तो ये तो उसी तरह प्रथम पद तो उसी तरह से उतर जाएगा -1.25, और द्वितीय पद में क्या होगा कि -0.25 ऐड हो रहे हैं प्रथम पद में, तो ये हो जाएगा -1.50। उसी तरह से जब आप इसको सरल कीजिएगा तो वो आ जाएगा कितना, -1.75, और जब इसको आप सरल कीजिएगा तो आ जाएगा -2.00। तो इस तरह से हम लोग इस एपी का, जिसका प्रथम पद -1.25 था और सार्व अंतर -0.25 था, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 और पद लिख रखे हैं। प्रथम पद को छोड़ करके 3 पद और लिख रखे यहाँ पर हम लोगों ने निकाले हैं। तो ये निकालना बहुत आसान है अगर आप एक व्यापक रूप का इस्तेमाल करें तो। फिर हम लोग देखते हैं एक अगला
प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की कैटेगरी। तो उसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक समांतर श्रेणी एपी में प्रथम पद और सार्व अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। दिया गया समांतर श्रेणी है 3 1 -1 -3 और इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पद जो है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं वह कितना है 3, और इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर को अगर हम लोग डी से लिखें तो सार्व अंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए या फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद, जो भी आपका मन करे। मैं यहाँ पर सबसे आसान द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा रहा हूँ। तो द्वितीय पद कितना है इस ये वाले समांतर श्रेणी के लिए, ये वाले समांतर श्रेणी के लिए द्वितीय पद है 1 और प्रथम पद है 3। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा -2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया समांतर श्रेणी था उसका प्रथम पद 3 और सार्व अंतर -2 है। उसी तरह से मैं एक और हल कर रहा हूँ इसी तीसरे नंबर प्रश्न से, चौथा नंबर एग्जाम्पल जो चौथा नंबर जो भाग है वो। तो दिया गया समांतर श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, इस तरह से। तो प्रथम पद में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे फर्स्ट लिखा है वही प्रथम पद हो जाता है। और सार्व अंतर निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से a2 - a1 कर देंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। द्वितीय पद है 1.7 माइनस, और जो आपका प्रथम पद है वह है 0.6। तो ये कितना हो जाएगा 1.1। आप चाहें तो डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरे पद में से द्वितीय पद को घटा दें तो तीसरा पद कितना है 2.8 और दूसरा पद है 1.7। तो फिर से क्या हो जाएगा 1.1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि टी जो है दोनों में समान है, और यह होना भी चाहिए क्योंकि यह दिया हुआ है कि यह जो श्रेणी है वह कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ए और डी निकाल सकते हैं, यानी कि प्रथम पद और सार्व अंतर। अगर प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो आप बिल्कुल ही एक समांतर श्रेणी का निर्माण भी कर सकते हैं। यह दोनों तरफ से वर्क करता है, आप दोनों चीज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और बाकी के जो यहाँ पर 2 और प्रश्न हैं, मैंने 1 और 4 को बना दिया है, तो 2 और 3 आप लोग खुद ही इसको हल कर लेंगे और यह बहुत आसान है, आप तुरंत कर सकते हैं। हम लोग अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भाग हैं, तो मैं यहाँ पर सारे भाग तो नहीं करूंगा, यहाँ पर भी मैं कुछ प्रश्नों को हल कर देता हूँ और बाकी प्रश्न आप लोग खुद ही हल करेंगे। तो इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि एपी है कि नहीं। और अगर एपी है यानी कि समांतर श्रेणी में है तो हमें सार्व अंतर मालूम होना चाहिए और इसके 3 और पद हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न का हल करते हैं। तो 5वें नंबर भाग को लेते हैं। तो 5वें नंबर भाग में दिया हुआ जो श्रेणी है वो इस तरह से 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और इस तरह से। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन सभी एग्जाम्पल, ये जो सब भाग दिए हुए हैं इसमें, कि समांतर श्रेणी में जो संख्या दिए हुए होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये 2 एक सदस्य है, तो हम लोग चूंकि इसको पद बोलते हैं, पद या टर्म बोलते हैं, पद उसको इंग्लिश में हम लोग टर्म बोलते हैं। तो ये हो गया, चूंकि पहला जगह पर है तो हम लोग इसको प्रथम पद बोलते हैं, 4 को द्वितीय पद और तृतीय पद, इस तरह से पद बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक समांतर श्रेणी है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ सबके लिए, तो इसको प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर पद में कौन सी संख्या होनी चाहिए, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि इस पर ये नहीं है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर होल नंबर होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पद दशमलव भी हो सकता है, और इवन कुछ संख्या है जिसमें रूट भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंबल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसके प्रत्येक भाग को बना लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस तरह के ही नंबर लेने चाहिए समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के पद जो हैं वो किसी भी तरह के संख्या हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग पांचवें भाग को सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये दिया हुआ है कि इस तरह से एक सीरीज दिया हुआ है, हम लोगों को डिसाइड करना है, पता लगाना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सार्व अंतर निकाल लीजिए। और सार्व अंतर को हम लोग कैसे लिखते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है, 3 प्लस √2, और प्रथम पद क्या है, 3। तो इसका जो सार्व अंतर है, 3 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा, √2। एक और तरीके से सार्व अंतर लिख सकते हैं, और वो क्या है, a3 माइनस a2, मतलब तीसरे पद में से द्वितीय पद को घटाइए। तो तीसरा पद कितना है, 3 प्लस 2√2, माइनस द्वितीय पद कितना है, 3 प्लस √2, और फिर इसको घटाने के बाद आपको क्या मिलता है, √2। तो हम लोग दो तरीके से निकाले सार्व अंतर को, और हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही सार्व अंतर क्या है, बराबर। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो दिया गया श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है। तो हम लोग चाहें तो इसके आगे के पद को भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ तक तो पद जानते हैं, आगे के 3 पद लिखने हैं। तो पहला पद हम लोग सोचते हैं कि आगे का क्या हो सकता है। तो सिंपल है कि जो पिछला वाला पद है उसमें हम लोग सार्व अंतर को जोड़ देते हैं। तो पिछला पद है 3 प्लस 3√2, और उसमें सार्व अंतर कितना है, √2। तो सार्व अंतर हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए √2 को जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जो हमारा डी था सार्व अंतर वो था √2। अब हम लोग इससे आगे हम लोग एक और पद लिखना चाहते हैं, तो फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, √2 ही जोड़नी होगी क्योंकि वही सार्व अंतर है। तो 3 प्लस 5√2, और उसी तरह से एक और अगर जोड़नी हो तो क्या जोड़ेंगे, 3 प्लस 6√2। अब इस बार भी हम लोग फिर क्या किए कि √2 जोड़ दिए। तो हम लोगों को यहाँ तक दिया हुआ था समांतर श्रेणी, और हम लोगों ने 3 और पद को लिख दिया, और हम लोगों ने ये भी दिखाया कि ये दिया हुआ जो श्रेणी था वो समांतर श्रेणी था। तो इसी तरह से आप बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। मैं एक और प्रश्न यहाँ पर हल कर देता हूँ, ये 9 नंबर। तो 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि दिया गया जो सीरीज है वो इस तरह से है, a² a⁻3 a⁻4, और इस तरह से ये बढ़ता है। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है कितना, a² और प्रथम पद कितना है, a² माइनस a, और इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a-1। फिर एक और तरीका है सार्व अंतर निकालने का, और वो क्या होगा, तीसरे पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद क्या है, 1⁻3, और द्वितीय पद है 1/2। तो इसका अगर कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें a² कॉमन हो जाएगा, और उसका करने के बाद आप थोड़ा सरल कीजिएगा तो इस तरह से दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डी जो 2 अलग अलग तरीकों से निकाला, पहली बार दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, और दूसरी बार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा करके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लिखे गए संख्या, जो सिंबल के रूप में ही जो संख्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी कि पहले बार जो हम लोग डी निकाले थे और दूसरी बार जो डी निकाले हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके सार्व अंतर जो है डी वो आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है,
तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं कि इसके 3 पद आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि पैटर्न स्पष्ट है तो आप लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो कि इसके 3 आगे वाले पद क्या होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप 2-3 चीज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होकर के समझ गए होंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, अगर प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो कैसे एक समांतर श्रेणी का निर्माण किया जा सकता है, और अगर किसी समांतर श्रेणी कोई अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उसका सार्व अंतर और प्रथम पद क्या हो सकता है, और तीसरी बात ये कि किसी भी श्रेणी को देख करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। और उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप सार्वंतर निकालिए 2-3 तरीके से, और जब सार्वंतर सभी जगह समान दिखाई दें तो आप समझ लें कि वो समांतर श्रेणी ही है। एक और विशेष बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी इस तरह से लिखी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और 14 पर जाकर के रुक जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद पेन एंड पेपर से इसको चेक कर लें कि सचमुच ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यह एक समांतर श्रेणी है, और ये जो समांतर श्रेणी है इसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी, ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी। क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसके जो पद हैं वो सीमित हैं। सीमित पद इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर गिन सकते हैं इन सारे पदों को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिलाकर के 7 पद हैं। तो ये हम लोग गिन सकते हैं और इसलिए ये परिमित एपी के उदाहरण है। अगर हम लोग इस तरह से लिखें 3, 6, 9, 12, 15 ... तो फिर मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इसको चेक कर लें बहुत अच्छी तरीके से कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सचमुच ये समांतर श्रेणी में है, और ये जो है ये उदाहरण है अपरिमित एपी, यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी के ये उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस समांतर श्रेणी के जो पद हैं वह सीमित नहीं है। ये जो डॉट डॉट का जो चिन्ह है, मैं इसको थोड़ा और ब्लू कर देता हूँ, ये जो डॉट डॉट के जो चिन्ह है यह सूचित करता है कि यह समांतर श्रेणी 15 पर आकर के रुक नहीं गया है, बल्कि यह आगे और बढ़ता ही चला जा रहा है। चूंकि इसके पदों की संख्या निश्चित नहीं है, कुल मिलाकर के कितने पद हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अपरिमित एपी बोलते हैं। और ऊपर वाले में चूंकि पदों की संख्या सीमित थी, इसलिए हम लोग उसको परिमित एपी बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी का जो अवधारणा है वो आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। प्रथम पद तो बहुत ही स्पष्ट होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है वो प्रथम पद ही है। और सबसे अंतिम पद जो है, अगर परिमित एपी है तो उसमें अंतिम पद का अस्तित्व होता है, यानी कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो पद है वह अंतिम पद है। लेकिन चूंकि अपरिमित समांतर श्रेणी देखेंगे तो इसमें अंतिम पद जैसा कुछ अस्तित्व में नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पर इस समांतर श्रेणी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इसमें अंतिम पद जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर परिमित हो तो उसमें अंतिम पद होता है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोग समांतर श्रेणी के कुछ मूलभूत गुणों को समझ सके होंगे। आगे के वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी का कोई सामान्य पद कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे दिए हुए हैं, तो मान लीजिए कि ये 1, 2, 3, 4, 5 पद तक दिए हुए हैं। अगर हमसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे सामान्य पद, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सामान्य पद 10वां, 20वां या कोई भी पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।